नमस्कार। एक सवाल जो आजकल हर तरफ है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ईरान के सामने झुकने जा रहा है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इस्लामाबाद में जो कुछ चल रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? इसकी वजह सिर्फ ईरान की अपनी ताकत नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो समीकरण बदल रहे हैं वो है। चलिए इस पूरी दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये जो जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात बिछी है ना, इस पर कई बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। सोचिए, एक तरफ तेहरान में एक पाकिस्तानी जनरल मौजूद हैं जो ट्रंप का एक सीक्रेट मैसेज लेकर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो अपने देश में इलेक्शन की दौड़ में उलझे हुए हैं। और इन दोनों के बीच एक ऐसा सौदा है, एक ऐसी डील है जो शायद पूरी दुनिया को बदल कर रख दे। और हाँ, पाकिस्तान इस पूरे खेल में एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये मौका उसकी ग्लोबल इमेज को, उसकी प्रतिष्ठा को एक नई बुलंदी पर पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां आन पड़ी हैं कि अमेरिका को बातचीत की टेबल पर आना पड़ रहा है? चलिए समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर यह दबाव आ कहां से रहा है। देखिए, अमेरिका ने जो सबसे बड़ा दांव खेला था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी, वो दांव अब उसी पर उल्टा पड़ गया है। एक तरफ ईरान तो सीना ठोककर अपने जहाज वहां से निकाल ही रहा है, दूसरी तरफ चीन भी अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि अमेरिका के अपने पुराने दोस्त जैसे सऊदी अरब, वो भी कह रहे हैं कि भाई अब बस करो, ये नाकेबंदी खत्म करो। और इन सबसे ऊपर घर में जो नवंबर में चुनाव होने हैं, उसका डर ट्रंप को चैन से बैठने नहीं दे रहा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ी बात सुनिए, अमेरिका के अपने ही दोस्त जो खाड़ी के देश हैं, वो अब एक तरह से उसके खिलाफ हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट तो ये तक बताती है कि सऊदी अरब को अब अपने तेल के जहाज़ों की फिक्र सताने लगी है। और जब किसी के अपने दोस्त ही उस पर दबाव बनाने लगें, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात वाकई कितने गंभीर हो चुके हैं। तो ये तो हुई अमेरिका की मजबूरी की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अगर अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है भी, तो ईरान की शर्तें क्या हैं? क्योंकि ईरान ने अपनी मांगें बिल्कुल साफ साफ दुनिया के सामने रख दी हैं। ईरान की 3 बड़ी मांगें हैं और वो इन पर 1 इंच भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। पहली शर्त है, युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है उसका पूरा हर्जाना चाहिए। दूसरी शर्त, हॉर्मुज की चाबी, मतलब उस पूरे स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल हो। और तीसरी और आखिरी शर्त, इस इलाके में इजराइल की जो आक्रामकता बढ़ रही है उस पर रोक लगाई जाए। और जब बात आती है हर्जाने की, तो ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ईरान मांग रहा है पूरे 270 अरब डॉलर। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ है, ये जंग हमने शुरू नहीं की थी, इसलिए इसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को ही करनी होगी। और ये बातचीत शुरू करने की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। लेकिन रुकिए, ईरान के पास सिर्फ एक प्लान नहीं है, उसके तरकश में एक और तीर है, उसका प्लान बी। और वो ये है कि अगर अमेरिका ये पैसे नहीं देता तो ईरान हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल कर लेगा और वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज से $1 मिलियन का टोल टैक्स वसूलेगा, जब तक कि उसका पूरा कर्ज वसूल न हो जाए। इससे साफ पता चलता है कि ईरान अपनी शर्तें मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब आते हैं इस बातचीत के सबसे पेचीदा हिस्से पर, और वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, यहां पर दोनों के बीच एक बड़ा गैप है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट पर 20 साल के लिए रोक लगा दे। वहीं ईरान कहता है 5 साल से ज्यादा एक दिन भी नहीं। लेकिन यहां एक लेकिन है। पर्दे के पीछे से खबरें आ रही हैं कि ईरान इस पर बात करने को तैयार है कि कितना और किस तरह का एनरिचमेंट होगा। मतलब समझौते की एक खिड़की अभी भी खोली रखी गई है। ईरान ने एक और रेड लाइन, एक और लक्ष्मण रेखा खींच दी है। उसका कहना बिल्कुल साफ है कि अमेरिका को अपनी इजराइल फर्स्ट वाली पॉलिसी को छोड़ना होगा। ईरान अपने साथियों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईरान इन्हें इजराइल को काबू में रखने का एक जरिया मानता है। अब इस पूरी कहानी में एक ऐसे देश की एंट्री होती है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक मध्यस्थ के तौर पर, और वो देश है पाकिस्तान। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान इस हाई स्टेक गेम में इतना जरूरी प्लेयर बन गया। और पाकिस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, मतलब पूरी की पूरी मशीनरी काम पर लगी है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर खुद तेहरान में हैं, वो भी एक अमेरिकी दूत के तौर पर। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खाड़ी देशों का दौरा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने सऊदी अरब से की है। इन सबका एक ही मकसद है
कि 22 अप्रैल को जो सीज फायर खत्म हो रहा है उसे किसी तरह आगे बढ़ाया जाए और साथ ही दुनिया में अपनी धाक भी जमाई जाए। कहानी में अब एक और ट्विस्ट आता है। अमेरिका पर जो दबाव है वो सिर्फ ईरान या चीन से नहीं आ रहा, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त इजराइल की वजह से भी बढ़ रहा है। और वजह यह है कि इजराइल दुनिया में लगातार अकेला पड़ता जा रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल पूरी दुनिया से ये कह रही है कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दो। ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि अब हवा का रुख बदल रहा है। और ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं, इस पर एक्शन भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर इटली को देखिए। इटली, जिसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का करीबी माना जाता है, उसने भी इजराइल को हथियार भेजने से साफ मना कर दिया है। तो जब दोस्त ही इस तरह मुंह मोड़ने लगें, तो इससे पता चलता है कि इजराइल दुनिया में कितना अकेला पड़ गया है। और फिर आता है पैसों का मामला। इजराइल का अपना सेंट्रल बैंक कह रहा है कि 2026 तक ये जंग उसकी इकोनॉमी को 112 अरब डॉलर का चूना लगा सकती है। ये इतना बड़ा आर्थिक बोझ है जिसे इजराइल बहुत लंबे समय तक नहीं उठा सकता। देखिए, ये जो आग है ना, ये अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसकी लपटें धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रही हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका को अब अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना पड़ रहा है। पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं वो सब अलार्म बजा रही हैं। IMF कह रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ नेगेटिव में जा सकती है, मतलब मंदी की चेतावनी। UN का फूड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इस नाकेबंदी से दुनिया में खाने का संकट पैदा हो सकता है। पूरी की पूरी सप्लाई चेन टूट रही हैं और ये सब चीजें मिलकर अमेरिका पर एक ऐसा जबरदस्त दबाव बना रही हैं जिसे वो अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। और आखिर में जरा देखते हैं कि इन दोनों देशों के अंदर उनकी अपनी जमीन पर क्या हो रहा है। अमेरिका और ईरान की सड़कों से क्या मैसेज, क्या संदेश आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ अमेरिका की सड़कें हैं जहां लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ नो किंग्स जैसे नारे लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जहां लाखों लोग अपनी सरकार और अपनी सेना के सपोर्ट में सड़कों पर रैलियां कर रहे हैं। ये जो कंट्रास्ट है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो जब इन सभी बातों को, इन सभी सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये जो संकट हम देख रहे हैं ये अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस, उसके वैश्विक प्रभुत्व के अंत की शुरुआत है? जिस तरह से ईरान ने उसे कूटनीति के खेल में मात दी है, ये सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा मौजूद, कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पर सोचने की जरूरत है।